एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग जार्गन्स के बारे में। मैं आपको 59 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग जार्गन्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और शायद आपने ये सब टर्म्स, ये सब शब्द डिजिटल मार्केटिंग में कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे, बट आपको इनका मतलब याद नहीं रहता, या आपको किसी से पूछना पड़ता है, या आपको गूगल सर्च करना पड़ता है, या यूट्यूब देखना पड़ता है इन टर्म्स का मतलब समझने के लिए। तो मैं आपको आज की वीडियो में 59 ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं जो बहुत यूज़ होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इस वीडियो को ज़रूर सेव करिएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज जब भी आपको कोई वर्ड या कोई टर्म इन 59 टर्म्स में से समझ में नहीं आएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो को रेफर करिए और इसमें स्पेसिफिक सेक्शन पे जाइए और उन टर्म्स का मतलब समझिए। चालू करते हैं। आज का पहला टर्म जो मैं आपको बताऊंगा वो है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा टेस्टिंग करना हो, अगर आप श्योर नहीं है कि आपको एक ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करेगी आपके ऐड पे, एक क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगा, या एक टाइम अच्छा परफॉर्म करेगा आपके ऐड में, तो आप A/B टेस्टिंग कर सकते हैं गूगल और फेसबुक की दुनिया में। तो A/B टेस्टिंग में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप A/B टेस्ट करने वाले हैं तो आप A/B टेस्ट कर सकते हैं क्रिएटिव लेवल पे। क्रिएटिव से मेरा मतलब है आपको पता नहीं है कि एक स्टैटिक अच्छा चलेगा या एक कराउजल अच्छा चलेगा आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड पे, या आपको नहीं पता कि वीडियो अच्छा चलेगा। अगर आप श्योर नहीं है तो आप A/B टेस्टिंग कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटेड और एक होती है मैनुअल। इस केस में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑटोमेटेड मतलब फेसबुक या गूगल आपके बिहाफ पे A/B टेस्टिंग करेंगे आपके स्टैटिक कराउजल वीडियो में। मैनुअल में आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितना पैसा खर्चा करना है इन सब क्रिएटिव्स में। फॉर एग्जांपल, आप ऑटोमेटेड मोड में आप बता सकते हो फेसबुक और गूगल को कि आपको 100 रुपया खर्चा करना है, और ये 100 रुपया फेसबुक गूगल आपकी स्टैटिक कराउजल और वीडियो में अपने आप स्पेंड करेंगे, उसको बाइफिकेट करेंगे और आपके बिहाफ पे रिजल्ट ला करके देंगे। सिमिलरली मैनुअल में आप डिसाइड करते हो कि आपको यहाँ 50 रुपये लगाना है, आपको यहाँ पर मान लीजिए 30 रुपये लगाना है, यहाँ 20 रुपये लगाना है। बट ओवरऑल A/B टेस्टिंग जो है या तो क्रिएटिव लेवल पे होती है, या फिर आप इसको ऑडियंस लेवल पे कर सकते हो कि आपको पता नहीं है कि मुंबई की ऑडियंस ज़्यादा अच्छा चलेगी आपके ऐड पे या बैंगलोर की ऑडियंस ज़्यादा अच्छा चलेगी, तो आप A/B टेस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप A/B टेस्टिंग टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो कि आपका ऐड सुबह 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर आपको टेस्ट करना है कि सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक परफॉर्म करेगा। इन सब लेवल्स पे आप A/B टेस्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो दूसरा टर्म है जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो है अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड का क्या मतलब है? ये टर्म यूज होता है SEO में, ये टर्म यूज होता है वेबसाइट डिजाइन में, UI UX में। कई बार आप सुनोगे अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए आपने कोई नई वेबसाइट खोली और उस ये वेबसाइट ऐसे कुछ खुली, और आपको बिना स्क्रॉल किए जो पहला सेक्शन दिखता है वेबसाइट का, उसको अबव द फोल्ड बोलते हैं। तो बिना स्क्रॉल किए आपको जो सबसे ऊपर सेक्शन दिखता है, जिसमें हो सकता है कि एक बैनर हो, इसमें हो सकता है कि एक और सेक्शन हो कैटेगरीज का जो आपको दिख जाए, बेसिकली वो सब सेक्शन जो आपको बिना स्क्रॉल किए, बिना एक भी स्क्रॉल किए दिखता है, उसको अबव द फोल्ड बोलते हैं। तीसरा टर्म जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है एड ब्लॉकिंग। एड ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आज की डेट में, कुछ ऐसे एक्सटेंशंस आ गए हैं जिसके थ्रू ऐड ब्लॉक कर सकता है कस्टमर। अगर वो उसने एक्सटेंशन या सॉफ्टवेयर यूज किया है और अगर आप ऐड चला रहे हो उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, तो आपका ऐड उस ऑडियंस को नहीं दिखेगा। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल यही है कि मान लीजिए आपने कोई एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे। अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो आपने यूजुअली देखा होगा कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं, आपके जो लैपटॉप्स होते हैं, उसमें टिपिकली जो है ये नहीं होता है कि आपको एड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। वो इसीलिए होता है कि कॉर्पोरेट्स एड्स को ब्लॉक करके रखते हैं, और अगर एड ब्लॉकर लगा है आपके सिस्टम पे तो आपको ब्रांड्स के एड्स नहीं दिखेंगे, और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आज की डेट में। उसके बाद जो चौथा टर्म है जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो है ऐड टू कार्ट्स। अभी ऐड टू कार्ट्स का क्या मतलब है? ऐड टू कार्ट्स मतलब आप मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे गए, मान लीजिए आप अमेजोन पे गए, अमेजोन पे आपने एक मान लीजिए कैमरा देखा और उस कैमरा को आपने अपने कार्ट में ऐड कर दिया, ट्रॉली में ऐड कर दिया, जो डिजिटल ट्रॉली होती है उसमें ऐड कर दिया। अब जब आपने ये ऐड टू कार्ट किया तो उसका मतलब क्या हुआ? आपने कार्ट में उस प्रोडक्ट को, कैमरा को ऐड कर दिया है।
तो इस एक्शन को ऐड टू कार्ट बोलते हैं। ई कॉमर्स में ये बहुत यूज होता है ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट आप यूजुअली कस्टमर लेवल पे देखते हैं कि आपने मान लीजिए कैमरा ऐड किया, उसके बाद आपने एक ट्राइपॉड भी अपने कार्ट में ऐड कर लिया, राइट। तो ऐड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि कितने आइटम्स आपके कार्ट में ऐड हो रहे हैं और कितने लोग उन आइटम्स को कार्ट में ऐड कर रहे हैं। अगला टर्म जिसके बारे में बात करूंगा मैं वो है अफिलिएट मार्केटिंग। आपने अफिलिएट मार्केटिंग कई बार शायद सुना भी होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं इस पर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा है। अफिलिएट मार्केटिंग एक टफ चीज़ है क्रैक करना, इसमें टाइम लगता है, बट इसमें अपसाइड बहुत है। आपको अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी डेफिनेटली अफिलिएट मार्केटिंग में होती है। आज की डेट में सबसे बड़ा अफिलिएट प्रोग्राम जो है वो है अमेजोन का, और उस अमेजोन के प्रोग्राम पे जाकर के आप साइन अप कर सकते हैं अफिलिएट प्रोग्राम पे। अफिलिएट मार्केटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी और का प्रोडक्ट उसके बिहाफ पे बेचते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ कमीशन या कुछ ना कुछ कट मिलता है। ये सिंपलिस्टिक टर्म्स में अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है। काफ़ी सारे अफिलिएट प्रोग्राम्स आज की डेट में हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, अमेजोन का सबसे बड़ा अफिलिएट प्रोग्राम है। आप उस पर साइन अप कर सकते हो, आप जाकर के उनके प्लेटफॉर्म पे समझ सकते हो क्या प्रोडक्ट्स वो ज़्यादातर बेचते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, अपने वेबसाइट के थ्रू भी आप बेच सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में बात करूंगा मैं वो है ऑल्ट टेक्स्ट। बहुत ही क्रिटिकल टर्म है एसईओ के लिए, बहुत ही क्रिटिकल मेट्रिक होता है एक तरह का। ये मेट्रिक से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक तरह का बेस्ट प्रैक्टिस होता है जो वेबसाइट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि गूगल जो है, गूगल को ये समझ में नहीं आता है कि आपके वेबसाइट में जो इमेजेस हैं वो इमेजेस किस बारे में है, राइट। गूगल काफ़ी हद तक इमेजेस को पढ़ नहीं पाता है कि आपके वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं उस पर क्या लिखा हुआ है या फिर उसमें क्या बना हुआ है। तो गूगल को जो समझ में आता है कि इमेज है, इमेज का मतलब क्या है, वो आता है ऑल्ट टेक्स्ट से। तो ऑल्ट टेक्स्ट बेसिकली आपके वेबसाइट के कोडिंग में जाता है, जो कि HTML हो सकती है, और उस कोड पे जाकर के हर इमेज का आप एक ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, और ऑल्ट टेक्स्ट में बेसिकली आप उस इमेज का मतलब बताते हैं गूगल को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट्स सेल करते हैं, और टी शर्ट सेल करने में आपने काफ़ी सारी यहाँ पे टी शर्ट्स दिखाई हैं अपने वेबसाइट पर। तो आपको गूगल को ऑल्ट टेक्स्ट के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये एक रेड कलर की टी शर्ट है, ये रेड टी शर्ट यहाँ पर आपने लिस्ट की हुई है। ये आपको गूगल को ऑल्ट टेक्स्ट के थ्रू बताना पड़ेगा। तो ऑल्ट टेक्स्ट वो होता है जो हर एक इमेज के पीछे जाता है, उसकी कोडिंग में जाता है, उसके HTML में जाता है, और गूगल को समझने में मदद करता है कि उस इमेज का मतलब क्या है। नेक्स्ट टर्म जो बात करूंगा मैं वो है बैंडविड्थ की। अब बैंडविड्थ कई तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है। मशीन बैंडविड्थ होती है, ह्यूमन बैंडविड्थ होती है, बट इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ टाइम फ्रॉम अ कम्युनिकेशन चैनल। और ये यूजुअली KBPS में इसको मेजर करते हैं। KBPS इसकी जो है मेट्रिक होती है जिसमें इसको मेजर किया जाता है। बैंडविड्थ का मतलब यही समझ लीजिए आप सिंपली कि एक मशीन जो काम करने के लिए बनी है वो उसमें से कितनी कैपेसिटी यूज़ कर पा रही है। 90% यूज़ कर पा रही है, 70% यूज़ कर पा रही है, या पूरी 100% यूज़ कर पा रही है। तो टिपिकली टेक्निकल टर्म्स में ये एक टर्म है जो आप सुनेंगे अक्सर, विच इज़ बैंडविड्थ। उसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है जिसके बारे में बात करूंगा मैं वो है बार्टर। अब जब भी आप कोई पार्टनरशिप डील करने जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो बार्टर डील्स आज की डेट में बहुत फेमस हो गई हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं, बहुत पैसा भी बचता है ब्रांड्स का अगर वो एक सक्सेसफुल बार्टर डील क्रैक कर लेती हैं। कुछ ब्रांड्स बार्टर डील्स ऐसे करती हैं कि मान लीजिए आपने प्लान किया कि मैं एक इंस्टाग्राम पे एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैंपेन करने वाला हूँ, ओके। तो जब मैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैंपेन करूँगा तो मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को ये बोल सकता हूँ कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, उसको दिखाइए यूज़र्स को कि कितना अच्छा है, बट मैं आपको इसमें कुछ भी पैसा नहीं दूंगा, राइट। मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दूंगा। वो बेनिफिट या तो प्रोडक्ट का एक सैंपल हो सकता है, वो बेनिफिट कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि चलो ठीक है पैसा नहीं दिया बट आप वाउचर ले लो, वाउचर मतलब गिफ्ट कार्ड ले लो, राइट, अमेजोन का ले लो या किसी और ब्रांड का ले लो, और वो आप लेकर के कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में बार्टर किया आपने कि आपने बोला मेरा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बट उसके अगेंस्ट आप मेरे को विजिबिलिटी दीजिए आपके प्लेटफॉर्म पे,
आपके फॉलोइंग पे आप पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे, या फिर क्राउजल में या स्टैटिक पोस्ट में या रील में मेरे प्रोडक्ट के बारे में आप बात करिए। ये होता है बार्टर डील्स होती हैं अक्सर। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में बात करूँगा मैं, वो है बिडिंग। बिडिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि जब भी आप किसी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हो फेसबुक या गूगल पे, तो आपका ब्रांड तो सिर्फ होगा नहीं जो उस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहता होगा, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स और भी होंगे जो उसी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते होंगे। तो ऑडियंस के लिए जो है, जो टारगेट ऑडियंस होती है, उसके लिए ब्रांड्स जो है कुछ पैसा लगाती हैं, कुछ उसमें मनी इन्वेस्ट करती हैं, और ये पैसा फेसबुक या फिर गूगल आपके बिहाफ पे जो है बिड करते हैं उस ऑडियंस के लिए। और जिसकी भी बिडिंग अच्छी होती है, जिसका क्रिएटिव अच्छा होता है, राइट, जिसका क्रिएटिव लोगों को पसंद आता है, लोग रुकते हैं उस क्रिएटिव पे, उस पर क्लिक करते हैं, उसका ऐड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाया जाता है, उस ब्रांड का ऐड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाया जाता है। तो बिडिंग जो है कुछ इस तरह से काम करती है कि आप जितना पैसा डिसाइड कर रहे हो उसके हिसाब से आपके बिहाफ पे गूगल या फेसबुक बिडिंग करते हैं। फेसबुक बिड करेगा ऑडियंस के लिए, आपका क्रिएटिव दिखाएगा। गूगल कई बार बिड करता है कीवर्ड्स के लिए, राइट, तो जो सर्चेज हो रही हैं उसके लिए गूगल बिड करता है और आपका ऐड दिखाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो है बाउंस रेट। अब आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, बाउंस रेट गूगल एनालिटिक्स में बहुत यूज़ होता है। कई बार एसईओ में जो लोग काम करते हैं वो भी इसको बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में। मैं आपको थोड़ा सिंपली समझाता हूँ बाउंस रेट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आपने अभी जो है वेबसाइट खोली अमेज़ॉन, ओके, आप अमेज़ॉन पे गए, आपने देखा कि यहाँ पर एक बैनर चल रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ और कैटेगरीज लिस्टेड हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, राइट। आपने एक दो बार मान लीजिए स्क्रॉल भी किया पेज को और फिर आप बाउंस ऑफ कर गए, मतलब आपने वेबसाइट बंद कर दिया, आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से बाहर निकल गए। अब इस केस में आपने अमेज़ॉन वेबसाइट के साथ कुछ भी इंगेज नहीं किया, आपने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया, आपने कहीं पर भी बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने कुछ भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया जिससे ये मालूम चले कि आप उस वेबसाइट के साथ या उस पेज के साथ इंगेज कर रहे हो या आप उसके साथ कहीं ना कुछ इंटरैक्शन कर रहे हो, राइट। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो काउंट होता है बाउंस रेट के अंदर, मतलब यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया आपके वेबसाइट पे, कुछ भी क्लिक नहीं किया, कुछ भी वैल्यूएबल एक्शन नहीं दिया उसने आपके वेबसाइट पे, तो वो बाउंस रेट के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट टर्म जो मैं बात करूंगा वो है बज़ वर्ड की। बज़ वर्ड एक ऐसा टर्म है जो आप मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे। बज़ वर्ड का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेंडी वर्ड, कोई भी ट्रेंड, कुछ भी टॉपिकल जो चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में या फिर इंटरनेट की दुनिया में इन जनरल, तो उसको बज़ वर्ड बोलते हैं। बज़ वर्ड मतलब जैसा कि मैंने बताया, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी लोग आजकल बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मूवी आई है, उस मूवी का रिव्यू चल रहा है, राइट, तो अगर आप किसी न्यूज़ पोर्टल में काम करते हैं तो आपके लिए उस मूवी और उसका रिव्यू एक बज़ वर्ड बन जाएगा, तो आप उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर यू टू रैंक फॉर डिफरेंट सर्चेज ऑन गूगल। तो ये होता है बज़ वर्ड। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म में बात करूँगा इसके अंदर, वो है एड रिकॉल। एड रिकॉल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। एड रिकॉल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक ऐड देखा मिंत्रा का, और मिंत्रा का वो ऐड देखने के बाद आपने पहला ऐड देखा, उसके बाद आपको एक और ऐड सर्व हुआ मिंत्रा का, ओके। उसके बाद आपने जो है कैजुअली अपना इंस्टाग्राम खोला और फिर आपको एकदम से कई बार इंस्टाग्राम क्वेश्चन पूछता है, डू यू रिमेंबर सीइंग द एड ऑफ मिंत्रा, येस और नो, ओके। अगर आप येस क्लिक करते हो तो मतलब एड रिकॉल कैंपेन जो मिंत्रा कर रहा है वो सक्सेसफुल है, आपको याद है कि आपने मिंत्रा का ऐड देखा था। तो ऐड रिकॉल का सिंपली मतलब ये होता है कि लोगों को आपका ऐड और आपकी ब्रांड याद है कि नहीं है, आप कितना रिकॉल क्रिएट कर पा रहे हो। जब भी कोई फैशन के बारे में सोचेगा, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग के बारे में सोचेगा, तो क्या आपका ब्रांड विच कुड बी मिंत्रा इन दिस केस उनके दिमाग में आता भी है कि नहीं आता है। तो ब्रांड रिकॉल या फिर ऐड रिकॉल के काफ़ी सारे कैंपेन्स चलते हैं फेसबुक पे और गूगल पे, और जब भी आप ये कैंपेन चलाएंगे तो फेसबुक या गूगल यूज़र से पूछेगा कि क्या आपको याद है आपने इस ब्रांड का ऐड देखा था। अगर लोग येस बोलते हैं तो वो एक सक्सेसफुल रिकॉल रिपोर्ट बैक करता है फेसबुक और गूगल डैशबोर्ड पे
फॉर एडवर्टाइजर्स फॉर ब्रांड्स लाइक मिंत्रा। अगर आप नो बोलते हैं तो मतलब और एड्स दिखाने की ज़रूरत है आपको उस ब्रांड की, ताकि वो रिकॉल क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कैशिंग। कैशिंग एक अगेन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट इसको मैं अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पेज है वेबसाइट का, उसको जो है कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है उसके एक बेसिक वर्जन को। तो कैशिंग का मतलब है स्टोरेज ऑफ बेसिक वर्जन ऑफ योर पेज। ओके, तो ये गूगल भी करता है, ये काफ़ी सारे वेबसाइट्स करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि आपके वेबसाइट का एक्सपीरियंस बेटर हो पाए। ताकि मान लीजिए आप अगर अमेज़ॉन पे आज जाते हो, आप एक अमेज़ॉन का एक बेसिक वर्जन कैश कर रखा है अगर गूगल ने, तो आपका पेज वो जल्दी लोड कर देगा, अमेज़ॉन का पेज वो जल्दी से लोड कर देगा आपको दिखाने के लिए। तो इसलिए कैशिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई नया वेबसाइट बनाइए तो उसमें इंश्योर करिए कि आप कैशिंग ज़रूर एनेबल करें, और आप चेक करते रहिए कि कैशिंग कितनी बार हो रही है। स्पेशली ये कैशिंग जो है वो गूगल के एंड पे कितनी बार हो रही है, क्योंकि ये एसईओ में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, वेबसाइट स्पीड में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कॉल टू एक्शन, CTA। परफॉर्मेंस मार्केटर हो आप, ये बनना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए ये कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आप क्या वो हुक दे रहे हो, आप क्या बोल करके नज दे रहे हो अपने कस्टमर को फॉर देम टू क्लिक ऑन योर एड। ऐसा आप क्या बोल रहे हो अपने एड में या अपने वेबसाइट में जिसको देख करके यूज़र आपके एड पे या वेबसाइट के किसी बैनर पे क्लिक करे। तो CTA के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। CTA का एक एग्जाम्पल होता है बुक नाउ। आपने जब भी कोई आप ऐड देखोगे उसमें ये बटन आपको दिखेगा, कई बार आपको ये बटन दिखेगा नो मोर नाम से भी, कई बार आपको ये बटन दिखेगा लर्न मोर नाम से भी। तो जब भी आप कोई ऐड चलाते हो तो ये अलग अलग तरीके के बटन्स हैं जो एड्स में दिखते हैं और इनको CTA बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो बात करेंगे वो है कार्ट एबेंडेंस। कार्ट एबेंडेंस का मतलब होता है कि जब लोग प्रोडक्ट्स को आपके कार्ट में ऐड करते हैं और उसके बाद उस कार्ट को छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, एबेंडन कर देते हैं आपके कार्ट को, तो वो कितना बड़ा काउंट है। तो जैसे मैंने पहले ऐड टू कार्ट की बात की, ये थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे का प्रोसेस होता है कि मान लीजिए आपके वेबसाइट पे 5 लोगों ने कुछ ना कुछ अपने कार्ट में ऐड किया प्रोडक्ट और उसके बाद वो वेबसाइट से निकल गए, छोड़ दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को कार्ट एबेंडन बोलते हैं। और कई सारे तरीके होते हैं, जैसे ईमेल्स हुए, ईमेल रिमाइंडर्स जो होते हैं, उसके अलावा आपका आजकल व्हाट्सएप बहुत चलता है, इसमें SMS उतना नहीं चलता पर फिर भी ब्रांड्स यूज़ करते हैं, कुछ हद तक एफिशिएंसी आज भी है SMS की। उसके अलावा कई बार आप जो लोग कार्ट छोड़ के चले जाते हैं उनको आप फेसबुक या फिर गूगल पे ऐड भी दिखाते हो उन्हीं प्रोडक्ट्स का जो उनके कार्ट में होते हैं। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं टू गेट यूजर्स बैक टू योर वेबसाइट सो दैट दे कैन कम बैक एंड शॉप। इसका ये होता है कार्ट एबेंडेंस व्हेन पीपल लीव योर वेबसाइट। आपका वेबसाइट छोड़ देंगे लोग कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में बात करेंगे वो है CDN। CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी सिस्टम। कंटेंट डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा आज की डेट में डेवलपमेंट हो चुका है। काफ़ी सारे ब्रांड्स इसको रिलीजियसली यूज़ करते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं। बट इसका सिंपली मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अलग अलग जोग्राफिकल डेस्टिनेशन पे या जगहों पर आपका सर्वर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जहाँ से आपके जो फाइल्स हैं वो क्विकली पुल हो सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए, राइट। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि पहली बात तो CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी सिस्टम, राइट। उसमें होता कुछ इस तरह से है कि आपका मान लीजिए सिस्टम है जिसमें आपकी वेबसाइट चल रही है और आपने कई सारे सर्वर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। मान लीजिए एक मुंबई में है, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है, राइट। मान लीजिए एक मलेशिया में है। तो अगर आपकी ग्लोबल वेबसाइट है और मान लीजिए आपके वेबसाइट पे यूज़र आया दुबई से, तो दुबई के सर्वर पे जो भी आपकी फाइल्स उस टाइम होंगी, राइट, वो सीधे आप दिखा दोगे अपने CDN के थ्रू अपने वेबसाइट पर। तो ये मतलब होता है CDN का, जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग CDNs पे
जो है स्टोर करके रखते हो और वहाँ से सीधे ये फाइल्स पुल होती हैं डिपेंडिंग ऑन यूज़र्स जोग्राफिकल लोकेशन, और जल्दी से जल्दी पेज लोड होता है, इमेज लोड होती है और यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाता है। ये होता है CDN। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्लिक थ्रू रेट, CTR। CTR का मतलब क्या होता है, अगर इसको सिंपल मैं फॉर्मूला के मदद से समझाऊँ तो ये होता है क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस। क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा वर्सेस कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। तो मान लीजिए आपका कोई ऐड चला इंस्टाग्राम पे, उसको 100 लोगों ने देखा, सिर्फ देखा, उनके स्क्रीन पर 100 बार वो ऐड दिखा, उसमें से किसी एक ने आपके ऐड पर क्लिक किया, तो आपका CTR होता है 1%। ओके, तो क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस इज व्हाट CTR इज। नेक्स्ट टर्म इज कन्वर्जन रेट और CVR। कन्वर्जन रेट भी बोलते हैं इसको। कन्वर्जन रेट का मतलब ये है कि आपको कितना ऑर्डर्स मिले या कितना सेल मिला वर्सेस कितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आया था। ट्रैफिक मतलब कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए थे। तो ये होता है कन्वर्जन रेट। बहुत ही क्रिटिकल मेट्रिक होता है स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। अगर आप अपना कन्वर्जन रेट कुछ परसेंटेज में भी इम्प्रूव कर ले जाते हैं तो आपके बिजनेस में एक बहुत डीप इम्पैक्ट उसका पड़ता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है इसके बारे में बात करेंगे वो है कुकी। आपने ज़रूर इस टर्म के बारे में सुना होगा। कुकी इज़ बेसिकली अ फाइल जो यूज़र के सिस्टम में स्टोर होती है, ओके, जिसकी मदद से जो भी यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिटेल्स हैं, वो सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं ताकि यूज़र जब दोबारा उस वेबसाइट पे आए तो उसको कुछ चीज़ें पहले से स्टोर्ड मिलें। फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर किसी वेबसाइट को छोड़ देते हैं पहली विजिट में और उसके बाद वापस जब आते हैं तो आपको वेबसाइट बोलती है कि आपने अपनी जर्नी यहाँ पे छोड़ दी थी, तो क्या आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे, या फिर आपकी जो लॉगिन की डिटेल्स हैं वो पहले से आपको उस वेबसाइट पे मिलती हैं, आप पहले से लॉग्ड इन होते हो उस वेबसाइट पे अगर आपने पहले कभी किया है तो लॉगिन उस वेबसाइट पे। तो ये सब होता है कुकी के हेल्प से और बहुत क्रिटिकल फाइल होती है ये सिस्टम में। यूजुअली कुकीज़ अपने आप सिस्टम से डिलीट भी हो जाती हैं 60 डेज़ 90 डेज़ में, कुछ लोग 30 डेज़ में अपने आप डिलीट कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट कुकीज़ ज़रूर प्लेस होती है फॉर मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ऑन योर सिस्टम। ये डेस्कटॉप में भी होती है और मोबाइल डिवाइस में भी होती है। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है CPA और कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन का सिंपली मतलब ये होता है कि आपने कितना पैसा खर्चा किया एक नए कस्टमर को शॉपिंग कराने के लिए। ओके, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्चा किया एक नए कस्टमर को शॉपिंग कराने के लिए, तो आपका CPA हुआ 100। अगर आपने 100 रुपये में 2 कस्टमर से शॉपिंग कराया तो आपका CPA हुआ 50 रुपीज़। ओके, तो ये मतलब होता है CPA का, आप कितना खर्चा करके एक कस्टमर को, एक नए कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, उनसे शॉपिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है CPC। CPC अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, स्पेशली गूगल के केस में, फेसबुक में भी होता है। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, तो मतलब आपके ऐड पर कितने क्लिक्स हुए और किस कॉस्ट पे हुए। ओके, तो ये दोनों के केस में फेसबुक और गूगल जो है आपको CPC एक तरह का मॉडल होता है जिस पे ये प्लेटफॉर्म्स आपको चार्ज करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका CPC गूगल सर्च के केस में कितना आ रहा है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के केस में आपका CPC कितना आ रहा है। आपको ये दोनों ही डिटेल्स जो है आपके एड्स के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। जैसे गूगल सर्च के CPC में भी 2 चीज़ें डिफाइन होती हैं। एक होता है कि आपका ब्रांड का CPC कितना है और एक होता है आपके नॉन ब्रांडेड सर्चेस का CPC कितना है। मतलब अगर कोई आपका ब्रांड ही सर्च कर रहा है और उस पर भी आप ऐड चला रहे हो तो आपको एक क्लिक कितने कॉस्ट में पड़ रहा है, और अगर कोई नॉन ब्रांडेड सर्च कर रहा है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहा है जो जिसमें आपका ब्रांड अटैच्ड नहीं है उसके सर्च में, तो फिर उसको नॉन ब्रांडेड सर्च बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एडिडास में काम करते हैं और जब कोई एडिडास सर्च करता है और उसमें अगर आप अपना ऐड चला रहे हो तो उसको ब्रांडेड सर्चेस बोलते हैं। और अगर कोई सिर्फ शूज़ या स्नीकर्स सर्च कर रहा है और उसमें अगर अपना ऐड चलाते हो आप
तो उसको नॉन ब्रांडेड सर्चेस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है CPL। CPL मतलब कॉस्ट पर लीड। सिंपली बोलूँ अगर मैं, तो आप एक लीड जो लेकर के आए हो वो किस कॉस्ट में आपको पड़ी है। अब जो बिजनेसेस लीड जनरेशन बिजनेस में होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। बट जब भी आप CPL देखिए तो आप CPL सिर्फ ओवरऑल मत देखिए, आप देखिए CPL एड सेट लेवल पे, फेसबुक के केस में आप देखिए CPL एड ग्रुप के लेवल पे, अपने गूगल कैंपेन्स के डैशबोर्ड पे थोड़ा डीप जाइए, देखिए कौन सी ऑडियंस, कौन से क्रिएटिव का आपका CPL अच्छा है, नहीं अच्छा है। सिर्फ ओवरऑल लेवल पे CPL देखने से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है CPM, कॉस्ट पर माइल। मतलब इम्प्रेशंस जो होते हैं आपके ऐड के वो तब सर्व होते हैं जब कोई आपका ऐड देखता है। तो कॉस्ट पर माइल का और CPM का मतलब ये है कि हर 1000 इम्प्रेशन के लिए आपको गूगल या फेसबुक कितना चार्ज करेंगे। अभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एक इम्प्रेशन के लिए चार्ज नहीं करते हैं ब्रांड्स को, ये 1000 इम्प्रेशंस के लिए चार्ज करते हैं। तो जैसे CPC एक मॉडल होता है जिससे फेसबुक और गूगल पैसा कमाते हैं, चार्ज करते हैं ब्रांड्स को, वैसे ही CPM भी एक मॉडल होता है जिससे फेसबुक और गूगल पैसा कमाते हैं और ब्रांड्स को चार्ज करते हैं। और CPM के केस में हर 1000 इम्प्रेशन का जो है चार्ज करता है, चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है CPV। CPV मतलब कॉस्ट पर व्यू। मतलब आपका एड पे या आपके वीडियो पे एक व्यू का आपने कितना पैसा खर्चा किया फेसबुक और गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो होता है CPV। नेक्स्ट टर्म इज CPCV। थोड़ा क्लोज साउंड करता है बट बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक है ये। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई ब्रांड बोलता है कि मेरे को वीडियो चलाना है, आपने वीडियो चला दिया बट आपको पता नहीं है कि वो वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लाइंट ने आपसे पूछा कि मेरा वीडियो चला तो बट परफॉर्मेंस क्या रहा उस वीडियो का, तो कभी भी आप वो परफॉर्मेंस व्यूज़ के फॉर्म में सिर्फ मत बताइए कि आपके वीडियो को 1000 व्यू मिले या 1 लाख व्यू मिला या 5 लाख व्यू मिला। दैट इज़ नॉट अ ग्रेट डेटा टू प्रेजेंट एंड टॉक अबाउट। देखिए व्यूज़ तो मिल जाएंगे वीडियो को, आप पैसा लगा रहे हो, ऐड चला रहे हो, व्यूज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट सिर्फ व्यूज़ से आप सक्सेस मेजर नहीं कर सकते एक वीडियो इन्वेंट्री का। इसीलिए CPCV इंपॉर्टेंट हो जाता है। CPCV का मतलब है कॉस्ट पर कंप्लीटेड व्यू। मतलब एक कंप्लीट व्यू के लिए, एक वीडियो के कंप्लीट व्यू के लिए आपने कितना पैसा खर्चा किया। यहाँ से हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी कि आपने अगर 30 सेकंड का वीडियो चलाया तो उसको एंड तक जितने लोगों ने देखा उससे आपका कितना खर्चा हुआ, पूरा एंड तक वीडियो दिखाने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो आपको मेजर करना आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है डीप लिंकिंग। डीप लिंकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास Amazon का पहले से ऐप है आपके फ़ोन में, अब आप गूगल पे गए, गूगल सर्च पे गए और आपने सर्च किया बेस्ट कैमरा अंडर 30,000, ओके, या फिर बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, और आपको एक Amazon का रिज़ल्ट दिखा गूगल सर्च रिज़ल्ट पेज पे। हो सकता है कि वो ऐड हो, सर्च ऐड हो सकता है वो SEO रिज़ल्ट हो, बट आपको Amazon का एक लिंक दिखा, आपने उस Amazon के लिंक पे क्लिक किया। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आप Amazon के वेबसाइट पे नहीं जाते हो, आप सीधे Amazon के ऐप में जाते हैं, सीधे वो प्रोडक्ट पेज खुलता है जिस पे आपने क्लिक किया था। ये पॉसिबल हो पाता है डीप लिंकिंग के थ्रू। अगर आपने कोई गूगल सर्च किया या फिर किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड पे क्लिक किया, मान लीजिए Amazon के ही, और Amazon का ऐप आपके फ़ोन में ऑलरेडी है, आपने सर्च किया बेस्ट फ़ोन्स गूगल पे और फिर आपको एक SEO रिज़ल्ट दिखा Amazon का ही, तो आप सीधे Amazon के ऐप पे जाते हो, उस स्क्रीन पे जाते हो जहाँ पे वो आपको बेस्ट फ़ोन्स दिखाता है। सिमिलरली जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किसी एक ऐड पे क्लिक करते हो, मान लीजिए आपने एक ऐड देखा जीन्स का
और आपने क्लिक किया उस पर और आप सीधे अमेज़ॉन के उस जीन्स के पेज पर चले गए, उस जीन्स के स्क्रीन पर चले गए ऐप के अंदर। ये पॉसिबल हो पाता है डीप लिंकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये इम्प्लीमेंट एक टेक वाला रिसोर्स ही करेगा, बट अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हैं और अगर आपका ऐप है और आपके पास डीप लिंकिंग नहीं है, तो आप एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस को नहीं दे रहे हो। जब आपके पास ऐप, जब यूज़र के पास ऐप है, तो माइट एज वेल टेक यूजर्स टू योर ऐप फ्रॉम वेयर दे कैन शॉप। तो डीप लिंकिंग एक बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। अगर आपके ऐप है तो इंश्योर करिए कि ये ज़रूर इम्प्लीमेंट हो आपके वेबसाइट और ऐप के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंगेजमेंट रेट। इंगेजमेंट रेट से मतलब है मेरा कि आपके कंटेंट पे कितने लोग इंगेज कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है कि आपके टोटल फॉलोअर्स कितने हैं एंड आपका लाइक्स कितने आए आपके पोस्ट पे, कमेंट कितने आए, उस पर शेयर्स कितने हुए, उस पर सेव्स कितने हुए। ये सब आप देखते हो टू कैलकुलेट योर इंगेजमेंट, और इसको डिवाइड करते हो जो अपने फॉलोअर्स है, तो आपको मिलता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म का इंगेजमेंट रेट। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है इवेंट्स। अब अगर आपको अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, रिटेंशन मार्केटिंग में बनाना है, तो इवेंट्स बहुत क्रिटिकल हो गए हैं आज की डेट में, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स का जो नया वर्जन है GA4 वो प्योरली इवेंट्स के बेस पे काम करता है। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, समझिएगा इसको। मान लीजिए मैं आपकी वेबसाइट पर आया और आपकी मान लेते हैं आपकी फैशन वेबसाइट है, इसमें आपने ऊपर बैनर चलाया हुआ है फ्लैट 20% ऑफ ऑन स्वेटशर्ट। ओके, आपने ये बैनर चलाया हुआ है अपने वेबसाइट पर, मैंने आपका वो बैनर देखा और मैंने उस बैनर पे क्लिक कर दिया। तो मैंने क्या किया, आपकी वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पर एक बैनर चल रहा था, यहाँ पर मान लीजिए स्वेटशर्ट का। उस बैनर पे यहाँ पर एक बटन था, इस पर आपने लिखा था शॉप नाउ। मैंने उस बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये जो क्लिक किया मैंने, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एज एन इवेंट ऑन योर गूगल एनालिटिक्स 4 अकाउंट। तो जो भी एक्शन यूजर्स ले रहे हैं आपके वेबसाइट पर, अगर आपको वो एक्शन पास करना है अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में, तो आप वो एक इवेंट के थ्रू करते हैं। इवेंट को इम्प्लीमेंट तो एक वेब डेवलपर करेगा, बट आपको एज अ मार्केटियर बताना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से इवेंट्स ट्रैक करने हैं। आपको बैनर का क्लिक ट्रैक करना है, आपको एक कैटेगरी में कुछ आपने किसी कैटेगरी के बारे में बात किया है, वहाँ पे क्लिक को ट्रैक करना है, कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करे वो ट्रैक करना है, ऐड टू कार्ट करे वो आपको ट्रैक करना है, ऐड टू विश लिस्ट करे वो आपको ट्रैक करना है। तो जो भी एक्शंस लोग ले रहे हैं आपके वेबसाइट पर, आप चाहते हो कि वो ट्रैक हो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म हो सकता है गूगल एनालिटिक्स 4, तो वो आप एक इवेंट के थ्रू करते हैं। अगर आप रिटेंशन मार्केटिंग रोल में जा रहे हैं तो आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम सुनेंगे, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म होगा क्लेवर टैप, हो सकता है आप वेब इंगेज एक टूल है उसके बारे में भी सुने, हो सकता है आप नेटकोर का नाम सुने, हो सकता है कि आप मो इंगेज का नाम सुने, हो सकता है आप गामूगा का नाम सुने। ये सब वो टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि लोग आपके वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स में तो कर ही सकते हैं, बट इन सब टूल्स में भी आप कर सकते हैं। इन टूल्स में इवेंट्स पास करने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं आपकी वेबसाइट पर लॉगिन किया, उसके बाद राइट मैंने अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डाला और फिर मैं ड्रॉप ऑफ कर गया, मैंने बंद कर दिया आपकी वेबसाइट। तो आप क्लेवर टैप के थ्रू मुझको ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, ये सब आप भेज सकते हो। तो ये एक रोल होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल का, जो सारे टूल्स मैंने आपको बताए, बट ये इवेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी कैप। दोनों में होता है, गूगल और फेसबुक के अंदर।
कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो, जब भी आप फेसबुक खोलते हो, जब भी आप यूट्यूब खोलते हो, किसी ना किसी एक ब्रांड का ऐड आपको हमेशा दिखता है, राइट? कई बार ऐसा लगता है ये हमको चेज़ कर रहा है ये ब्रांड। कई बार आपको यूट्यूब पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स का ऐड बार बार दिखेगा, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक जो सेट करते हो आप ऐड की, एक ब्रांड सेट करती है ऐड की, वो उसने सेट या तो नहीं की है या फिर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। तो इस केस में आपको किसी भी एक ब्रांड का ऐड कई बार दिख सकता है। तो दोनों ही केस में, चाहे गूगल हो, गूगल से मेरा मतलब यूट्यूब भी है, या फिर फेसबुक हो, फेसबुक से मेरा मतलब इंस्टाग्राम भी है, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड एक स्पेसिफिक ऑडियंस को 2 बारी दिखे या 4 बारी दिखे, तो वो आप कैप लगा सकते हो अपने ऐड पर। अगर आपने बोला 4 बार से ज़्यादा मेरा ऐड इस ऑडियंस को नहीं दिखना चाहिए, तो वो 4 बार से ज़्यादा आपका ऐड सर्व नहीं करेगा। तो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कैप का। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक वेबसाइट है जो ट्रैवल के बारे में बात करती है, ओके, और आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, और ये दिस इज़ यू और ये मैं हूँ। मैंने देखा कि आप बहुत सॉलिड कंटेंट क्रिएट करते हो ट्रैवल के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो मैंने आपको बोला कि क्यों ना आप एक वीडियो बनाओ या फिर एक ब्लॉग लिखो, लेट्स से किसी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन के ऊपर, लेट्स से वियतनाम के ऊपर, और उस कंटेंट को आप मेरे वेबसाइट पर पोस्ट करो, और मैं आपको इसके बदले में क्रेडिट दूंगा, मैं आपका नाम मेंशन करूंगा, आपकी वेबसाइट मेंशन करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे फ़ायदा क्या मिला? मुझे मिला यूनिक कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या फ़ायदा मिला? आपको मिली विजिबिलिटी दूसरे के वेबसाइट पर। आपने जो है यहाँ पर एक, मान लीजिए जब आपने कंटेंट लिखा तो आपने एक लिंक भी डाल दिया अपने वेबसाइट का, तो आपको विजिबिलिटी के साथ साथ लिंक भी मिलेगा आपके खुद के प्लेटफॉर्म के लिए, आपके खुद के इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए या वेबसाइट के लिए, जो एसईओ में हेल्प कर सकता है। तो ये होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। जब आप कुछ कंटेंट बनाते हैं या लिखते हैं, किसी और के प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, बट आप अपना नाम या अपने वेबसाइट या अपना सोशल अकाउंट्स वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये होता है गेस्ट ब्लॉगिंग। नेक्स्ट टर्म जो बात करेंगे वो है हीट मैप। हीट मैप का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। टूल्स हैं कुछ जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें से एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी, विच इज़ अ फ्री टूल, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं तो एक और टूल है हॉटजार नाम का, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इसमें यह मालूम चलता है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आया तो वो किस पार्ट में आपके वेबसाइट के ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ज़्यादातर लोग आपका पेज 50% ही देखते हैं और फिर ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं, निकल जाते हैं आपके वेबसाइट से, तो वो डेटा यहाँ पर रिपोर्ट होगा। या फिर आपके वेबसाइट पर लोग ज़्यादातर टाइम इस सेक्शन में स्पेंड करते हैं, ज़्यादातर उनका माउस का जो स्क्रॉल है या थंब का जो स्क्रॉल है वो इस सेक्शन में आकर के रुकता है, तो आप यहाँ पर अपने सबसे क्रिटिकल कम्युनिकेशन चला सकते हो। तो ये सब जो इंसाइट्स होती हैं कि लोग आपके वेबसाइट पे कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ये आप एक हीट मैप एनालिसिस के थ्रू मालूम करते हैं। और ये जो 2 टूल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट का हीट मैप जानने के लिए। नेक्स्ट टर्म जो बात करेंगे वो है इम्प्रेशंस। अब इम्प्रेशंस के बारे में हम थोड़ा बहुत तो बात कर चुके हैं पहले भी, बट एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको फिर से बताया था। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि आपका ऐड लोगों को उनकी स्क्रीन्स पे कितनी बार दिखा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर 2 पीपल, यू एंड मी, राइट। हम लोगों के अपने अपने मोबाइल डिवाइस हैं। मेरे को एक फ्लिपकार्ट का ऐड दिखा आज की डेट में, और आपको भी एक फ्लिपकार्ट का ऐड दिखा आज की डेट में, ओके, सेम ऐड दिखा। तो इस ऐड का इम्प्रेशन हो गया 2। अब आपने इंस्टाग्राम मान लीजिए आधे घंटे बाद फिर से खोला और आपको फिर से फ्लिपकार्ट का सेम ऐड दिखा, तो अब इस ऐड का इम्प्रेशन हो गया 3। मैंने 2 घंटे बाद
अपना इंस्टाग्राम खोला और मुझे फिर से फ्लिपकार्ट का वही ऐड दिखा, तो अब इस ऐड का इंप्रेशन हो गया 4। तो आप समझ रहे हैं, इट्स अ क्यूमुलेटिव नंबर, मतलब कितनी बार आपका ऐड अलग अलग स्क्रीन पे दिखा, वो होता है इम्प्रेशंस। ऑब्वियसली आपका ऐड अगर अच्छा है, लोग उस पर इंगेज कर रहे हैं, लोग उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपका ऐड इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। ये होता है इम्प्रेशंस। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड थोड़ा सिंपल है समझने के लिए। कीवर्ड बेसिकली जो भी सर्चेस होती हैं गूगल पे, उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं मार्केटिंग टर्म्स में। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेज कीवर्ड होते हैं। मतलब एक मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, 3 तरह के यूजुअली कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट कीवर्ड, एक होता है ब्रॉड कीवर्ड, और एक होता है फ्रेज कीवर्ड। ओके, एग्जैक्ट मतलब आपने बोला कि मेरा ऐड शूज़ कीवर्ड पे दिखना चाहिए, तो कोई शूज़ सर्च करेगा तो आपका ऐड दिख जाएगा। ब्रॉड मतलब कोई अगर शूज़ अंडर 999 भी सर्च करेगा तो भी आपका ऐड दिखेगा, बिकॉज शूज़ उसमें है। फ्रेज मतलब कोई अगर रेड शूज़ सर्च करेगा, मतलब आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है विच इज़ शूज़, अगर वो फ्रेज में भी है यूज़र के सर्च में, तो भी आपका ऐड दिखेगा। तो प्राइमरीली ये 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल सर्च एड्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप जो एसईओ कंटेंट लिख रहे हैं अपने वेबसाइट पर, आप एसईओ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट तो लिखेंगे ही। अब जो आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लिख रहे हो अपने वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे, उसमें प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका प्राइमरी कीवर्ड जिसके लिए आपको गूगल पे रैंक करना है वो है शर्ट्स। अब आपने शर्ट्स के पेज पे 100 वर्ड का कंटेंट लिखा, तो आइडियली आपका कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 4 to 6% का होना चाहिए। मतलब आप शर्ट्स कीवर्ड को 4 से 6 बार यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए आपको अपने कंटेंट में। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी, विच इज़ आप कितनी बार कितना परसेंटेज ऑफ टाइम्स यूज़ कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स को कंपेयर टू योर ओवरऑल वर्ड दैट यू आर राइटिंग इन योर कंटेंट। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च कई टूल्स में होता है। एक तो गूगल का खुद का टूल है विच इज़ कीवर्ड प्लानर, या फिर कुछ अलग टूल्स भी हैं जैसे उबर सजेस्ट एक टूल है, एक SEMrush के अंदर भी कीवर्ड रिसर्च होता है, एक Ahrefs के अंदर भी कीवर्ड रिसर्च होता है। ये सब वो टूल्स हैं इसकी मदद से आप ये सर्च कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर सर्च को या फिर एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग कितनी बार सर्च करते हैं गूगल सर्च बार में। तो इन सब टूल्स की मदद से आपको मालूम चलेगा कि आपका प्राइमरी जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितनी बार वो कीवर्ड सर्च होता है, और उसके वेरिएशंस क्या क्या हैं। वैसे ही और कितने कीवर्ड्स हैं जो सर्च होते हैं गूगल सर्च बार में। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करते हैं वो है लिंक बिल्डिंग। अब एसईओ में आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में। लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि आपकी मान लीजिए एक न्यूज़ वेबसाइट है, ओके, और आपने एक कंटेंट कवर किया मान लीजिए IPL के ऊपर। अब एक और वेबसाइट है विच इज़ बाय द नेम ऑफ लेट्स से क्रिक बस, उसने भी सेम कंटेंट लिखा IPL के ऊपर और बोला कि टू रीड मोर और टू नो मोर और द क्रेडिट्स ऑफ दिस आर्टिकल गोज टू योर न्यूज़ पोर्टल। तो वो एक लिंक दे देगा अपने वेबसाइट पर, लोग उस लिंक पे क्लिक करके आपके प्लेटफॉर्म पर वापस आएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को कहते हैं लिंक बिल्डिंग एक्सरसाइज। SEO में
बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि गूगल ये बोलता है कि आपको लिंक्स अपने वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी वेबसाइट से मिलने चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो दुनिया को भी आपके बारे में बात करना चाहिए। तो दुनिया को भी बात करना चाहिए से मतलब है कि दुनिया को भी आपके कंटेंट के बारे में लिखना चाहिए और लिंक देना चाहिए जो सीधे आपके वेबसाइट पे वापस पॉइंट हो सके। तो ये होता है लिंक बिल्डिंग का मतलब। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कीवर्ड स्टफिंग। अब अगर आपको याद हो, मैंने एक टर्म के बारे में बात की थी जो था कीवर्ड डेंसिटी, जो 4 से 6% टिपिकली होनी चाहिए। बट मान लीजिए आपने इसको वायलेट किया और आप चले गए 15% कीवर्ड डेंसिटी पे। तो जहां आप अपने एसईओ कंटेंट में कीवर्ड्स को अगर स्टफ करना चालू कर दो, मतलब आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है कीवर्ड डेंसिटी की उसको फॉलो ना करो, एक 100 वर्ड के कंटेंट में आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड 12 बार 15 बार लिख दिया है, तो फिर वो कीवर्ड स्टफिंग कहलाया जाता है और गूगल इसको बहुत सीरियसली लेता है। अगर आपने कीवर्ड्स को स्टफ किया है अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में, तो आपको इन ऑल लाइकलीहुड उस कंटेंट के लिए या उस पेज के लिए रैंकिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा या शायद ना मिले। नेक्स्ट टर्म इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन से मतलब है कि जो भी एक्शन आपके वेबसाइट पे या आपके ऐप पे यूजर्स ले रहे हैं और आप ये चाहते हो कि उस एक्शन के बेस पे आप उनको कुछ कम्युनिकेट करो, बट उस प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर दो, आपको मैनुअल ना करना पड़े हर बार, तो आप मार्केटिंग ऑटोमेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कम टू योर वेबसाइट, मैं आपकी वेबसाइट पर आया और मैंने 3 प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड किए, आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया और मैं फिर निकल गया, वेबसाइट छोड़ दिया मैंने। तो आप मेरे को, क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया है, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप मुझे ईमेल्स भेज सकते हो, ऑटोमेटेड ईमेल्स दैट आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर कोई भी यूज़र कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद अगर निकल जाए वेबसाइट से, तो उसको ये वाला ईमेल भेजो। अगर वो ईमेल पे क्लिक ना करे तो उसको एक व्हाट्सएप भेजो, अगर व्हाट्सएप पे भी क्लिक ना करे तो उसको एक एसएमएस भेजो, राइट। तो ये जो पूरी जर्नी होती है, पूरा जो ट्रिगर्स होते हैं, ऑटोमेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर आता है। और इसमें आप वही टूल यूज़ करते हैं जो मैंने पहले बताया, क्लेवर टैप, मोएंगेज, वेब एंगेज, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं। अगला टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है मीडिया प्लान। अब मीडिया प्लान का मतलब क्या होता है? मीडिया प्लान का मतलब है कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आया आपके क्लाइंट से या आप जहाँ पे जॉब करते हैं कि आपको मान लीजिए एक कैंपेन चलाना है और उस कैंपेन में आपको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 लाख का खर्चा करना है, ओके। और 10 लाख में आपको मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि आपको 5000 ऑर्डर्स लेकर के आने हैं, ओके। तो अब 10 लाख में से 5000 ऑर्डर्स आएंगे कैसे? आप ये 10 लाख कहाँ खर्चा करोगे? आप फेसबुक पे करोगे, आप गूगल पे करोगे, आप अफिलिएट्स पे करोगे, आप कहीं और करोगे, वो सब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये 10 लाख का जो ब्रेकअप है, जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, उस ब्रेकअप को, उस प्लानिंग को मीडिया प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म जो बात करेंगे हम वो है मेटा टैग्स का। मेटा टैग्स मतलब जब भी आप कोई गूगल पे सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर रिज़ल्ट में एक हेडलाइन होती है जो ब्लू कलर की होती है और एक डिस्क्रिप्शन होता है जो आइदर ब्लैक और वाइट कलर का होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग। ये 2 प्राइमरीली मेटा टैग्स होते हैं। तो हर पेज का आप एक हेडलाइन डिफाइन करोगे, एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन करोगे और उसी को मेटा टैग्स बोलते हैं। एसईओ में इसका रेलेवेंस होता है, गूगल सर्च एड्स में भी इसका काफ़ी रेलेवेंस होता है। अगला टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स आपने हो सकता है थोड़ा टर्म सुना भी हो पहले, एसईओ में यूज़ होता है ये कई बार। कैनोनिकल टैग्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक ही जैसे कई सारे पेज हैं आपके वेबसाइट पर, तो आप गूगल को ये बता सकते हो कि दिस इज़ द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द पेज। तो डुप्लीकेट कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए कैनोनिकल टैग्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास आपके वेबसाइट पर 3 पेजेस हैं शूज़ के अराउंड, ओके। मान लीजिए आपके पास 3 पेजेस हैं, एक पेज है आपका फुटवेयर / शूज़ का, एक पेज है आपके पास ऑफर / शूज़ का, और एक पेज है आपके पास सिर्फ शूज़ का। ये URLs हैं अलग अलग पेज के, अलग अलग 3 पेजेस हैं। तो आप गूगल को ये बता सकते हो कि हालांकि मेरे पास 3 पेजेस हैं शूज़ के, बट मैं इस शूज़ के पेज में कैनोनिकल टैग लगा रहा हूँ, ताकि आपको अगर शूज़ कीवर्ड के लिए इनमें से किसी एक पेज को रैंक करना पड़े ऑर्गेनिकली, तो आप इस पेज को पुल करके रैंक करें। तो जब भी आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट होता है आपके वेबसाइट पे, एक जैसा कंटेंट कई सारे पेजेस पे होता है, तो आप ये इंडिकेट करने के लिए गूगल को कि कौन सा पेज जेन्युइन है जो आप चाहते हो कि क्रॉल करे गूगल और रैंक करे प्राइमरी कीवर्ड के लिए, तो उन पेजेस पे आप कैनोनिकल टैग लगाते हो और उनको यूज़ करते हो। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन कई बार आप सुनोगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एज ए टर्म यूज़ होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको क्या वो चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कैंपेन के अंदर जिसकी हेल्प से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आपका सेल्स बढ़े, आपकी लीड्स बढ़े, आपका कॉस्ट कम हो। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कैंपेन में, उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक जो है अगेन आपका SEO में यूज़ होता है। आउटबाउंड लिंक का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है अपने वेबसाइट पर, लेट्स से कोई रेसिपी कंटेंट लिखा है आपने, राइट, और आपने रेसिपी कंटेंट पे एक लिंक दे दिया है लेट्स से एक YouTube वीडियो के लिए, दैट इफ़ यू वांट टू वॉच अ डिटेल्ड वर्जन और इफ़ यू वांट टू वॉच दिस एंड लर्न हाउ टू मेक अ स्पेसिफिक रेसिपी, तो आप इस पेज पे जा सकते हो। वो एक लिंक दे दिया है आपने उस पेज पे जाने के लिए, तो आप जो लिंक दे रहे हो उसको आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। तो वो सारे लिंक जो आप अपने वेबसाइट से, अपने वेबसाइट के बाहर दे रहे हैं, लोग उस पर जा रहे हैं आपके वेबसाइट पे क्लिक करके, आपके वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके, तो उसको आउटबाउंड लिंक बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म इज पेज व्यू। पेज व्यू का मतलब ये होता है कि कितनी बार आपके वेबसाइट के पेजेस व्यू किए गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने पहले होम पेज आपके वेबसाइट का देखा, उसके बाद मैं एक कैटेगरी पेज पे गया, फिर एक प्रोडक्ट पेज पे गया, तो मैंने 3 पेज व्यूज़ जनरेट कर दिए। अब प्रोडक्ट पेज के बाद मान लीजिए मैं वापस आपके होम पेज पे जाता हूँ, तो मैं 4 पेज व्यूज़ जनरेट करूँगा। मतलब कितनी बार आपके वेबसाइट के पेजेस का व्यू जनरेट हुआ, उसको पेज व्यू बोलते हैं। SEO में यूज़ होता है ये, और गूगल एनालिटिक्स में आप इसको चेक कर सकते हो कि आपके सारे वेबसाइट के या इंडिविजुअल पेजेस के पेज व्यूज़ कितने हो रहे हैं। अगला टर्म जो बात करेंगे हम वो है PPC और पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का ये मतलब होता है कि जब भी आप गूगल पे मान लीजिए ऐड चला रहे हैं, और अगेन मान लीजिए शूज़ कीवर्ड पे आपने ऐड चलाया और किसी ने आपके ऐड पर क्लिक किया, तो उस क्लिक के लिए आप कितना पैसा देते हो गूगल को, उसको CPC बोलते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो CPC डिफाइन करते हैं, एंड बिकॉज ये पूरा प्रोसेस जो है ये CPC के लॉजिक पे चल रहा है, तो इसीलिए जो आप पैसा देते हो गूगल को, उसको पे पर क्लिक के लॉजिक पे दे रहे हो। हेंस गूगल सर्च इज ऑल्सो नोन एज PPC बेस्ड कैंपेन्स। तो जब भी आप एक क्लिक के लिए पैसा देते हैं गूगल को, तो उसको PPC बोलते हैं, और PPC बेस्ड होता है कॉस्ट पर क्लिक पे, CPC पे, एंड ये टर्म यूज होता है जनरली गूगल एड्स के लिए। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो है मेरा फेवरेट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली उस तरह की मार्केटिंग होती है, उस तरह के कैंपेन्स होते हैं जो डेटा ड्रिवन होते हैं, जिसमें नंबर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, पैरामाउंट होते हैं। नंबर्स के बेस पे सारे डिसीजन, सारे कॉल्स लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लोग काम करते हैं, उनके पास फेसबुक, गूगल,
अफिलिएट्स, एनालिटिक्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स भी होनी चाहिए, बिकॉज जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं वो बिजनेस जनरेट करने के लिए कर रहे हैं और बिजनेस हमेशा किसी ना किसी नंबर से जुड़ा हुआ होता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग होती है जिसमें आप रिजल्ट्स ड्राइव करते हो, कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करते हो वाइल ड्राइविंग रिजल्ट्स। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पिक्सेल्स। अभी पिक्सेल्स जो हैं वो दोनों केस में होते हैं, अगेन गूगल फेसबुक, और गूगल फेसबुक के अलावा भी काफ़ी सारे तरह के पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स बेसिकली एक तरह का कोड होता है जो आप अपने वेबसाइट पे लगाते हो, जिसके बेस पे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ या फिर अफिलिएट्स हुए, ये ट्रैक कर पाते हैं कि यूज़र्स आपके वेबसाइट पे क्या एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गूगल का पिक्सल अपने वेबसाइट पे लगाया तो उस पिक्सल की बेसिस पे गूगल को मालूम चलता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पर आए, उसमें से कितने लोगों ने साइन अप किया, मतलब लॉगिन किया, कितने लोगों ने कार्ट में प्रोडक्ट को डाला, कितने लोगों ने शॉपिंग किया। ये सब जो इंसाइट्स हैं जो आपके वेबसाइट पे हो रही हैं, ये सब गूगल को कैसे मालूम चलती हैं? ये सब गूगल को मालूम चलती हैं इस पिक्सल के हेल्प से। तो पिक्सल एक तरह का कोड होता है जो डिफरेंट वेबसाइट्स या ऐप्स पे जाता है, जो हेल्प करता है इन सब प्लेटफॉर्म्स को रीड करने में, समझने में कि लोग आपके प्लेटफॉर्म पे क्या एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है परमिशन मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग मतलब आप अपने कस्टमर से या पोटेंशियल कस्टमर से परमिशन ले रहे हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी आजकल किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, पहली बार आप जा रहे हैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आप देखेंगे वेबसाइट में या तो एकदम टॉप लेफ्ट में या राइट में बॉटम में एक मैसेज आता है जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं, अलाउ एंड ब्लॉक। बेसिकली अगर आप अलाउ पे क्लिक करते हो तो आप इस वेबसाइट को ऑथराइज कर रहे हो कि ये आपको नोटिफिकेशंस भेज सके, जिसको ब्राउज़र पुश नोटिफिकेशंस भी बोला जाता है। तो एक तरह से परमिशन ले रहे हो आप कस्टमर से या उस विजिटर से कि आप उनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं। तो जब परमिशन लेते हो किसी कस्टमर से कि आप उनको कम्युनिकेशन भेजना चाहते हो तो उसको परमिशन मार्केटिंग बोलते हैं। इस पर एक बहुत फेमस बुक भी है जो आप रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ अगेन गोज़ बाय द नेम ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग ओनली, विच इज़ रिटन बाय सेठ कोडिन। अगर आपको इंटरेस्ट हो परमिशन मार्केटिंग के बारे में और जानने में तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर गूगल के केस में होता है और गूगल में भी सर्च एड्स में ये मेट्रिक है जो यूज़ होती है। गूगल एड्स बेसिकली क्वालिटी स्कोर एक स्कोर होता है ऑन अ स्केल ऑफ 10। तो एक तरह से आप समझ लीजिए मार्क्स होता है जो गूगल डिसाइड करता है आपके हर कीवर्ड के लिए। तो मान लीजिए अगर आपका कोई ऐड चल रहा है शर्ट्स कीवर्ड पे, तो इसके अगेंस्ट गूगल आपको एक स्कोर देगा जो 10 में से होगा। फॉर एग्जांपल 9 आउट ऑफ 10। ये स्कोर जो है इसको क्वालिटी स्कोर बोलते हैं और गूगल ये क्वालिटी स्कोर डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एड कॉपी विच इज़ योर एड टेक्स्ट, यूज़र एक्सपीरियंस, लोग क्या कर रहे हैं वेबसाइट पर, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वैल्यूएबल एक्शन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और आपके एड्स पे क्लिक्स कितने हो रहे हैं। इसके बेसिस पे गूगल आपको क्वालिटी स्कोर डिफाइन करके देता है। जितना आपका क्वालिटी स्कोर 10 के पास होता है, आपका CPC उतना ही उस कीवर्ड के लिए कम होता चला जाता है। मतलब आपकी ऐड की क्वालिटी, आपके वेबसाइट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी बेटर होगी, गूगल आपको उतना ही कम चार्ज करेगा फॉर 1 क्लिक ऑन योर ऐड। नेक्स्ट टर्म जो बात करेंगे वो है रन ऑफ साइट और ROS मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने बोला कि एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल नाम की और आपने मनी कंट्रोल पे एक बैनर ऐड यहाँ पर ख़रीद लिया और आपने ख़रीदा 100% रॉस पे। तो इसका मतलब ये है कि 100% ऑफ द टाइम्स
जब तक आपने ये ऐड लिया है, मान लीजिए आपने ये ऐड लिया है 3 दिन के लिए, तो 3 दिन तक 100% ऑफ द यूजर्स को आपका ऐड दिखेगा। अगर आप ये 20% रॉस पे लेते हो तो मतलब 20% लोगों को आपका ऐड 3 दिन तक मनी कंट्रोल वेबसाइट पे दिखेगा। तो रॉस मतलब रन ऑफ साइट, और आप ये डिसाइड करते हो कि कितना आपका ऐड दिखेगा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर। नेक्स्ट टर्म जो मैं बात करने वाला हूँ, जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स बात करते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स बात करते हैं इस पर्टिकुलर मेट्रिक के बारे में, वो है रोआस और रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए अगर 1000 रुपया लगाया एक पर्टिकुलर ऐड पर और आपने उससे 10,000 का बिजनेस जनरेट किया, तो आपका रोआस कितना हुआ? 1 2 3 1 2 3 आपका रोआस हुआ 10 का, राइट। तो आपने कितना पैसा लगाया वर्सेस आपको कितने का बिजनेस मिला, वो होता है रोआस। तो आजकल बिजनेसेस काफ़ी इस पर फोकस करते हैं, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देखना चाहते हैं कि अगर आप कुछ एक्स अमाउंट लगा रहे हो पैसा अपने कैंपेन में, तो उससे कितना पैसा वापस आ रहा है सिस्टम में, कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रहा है, ये सब जो है जानने को मिलता है, या एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट इन सब मेट्रिक्स का होता है रोआस के साथ। अब रोआस के अलावा जो बात करेंगे दूसरी टर्म की, वो है SERP। SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज मतलब गूगल का जो पेज होता है जिसपे आप लिस्टिंग्स देखते हो 1 2 3 4, जो रिजल्ट्स आपको दिखते हैं उसको सर्च रिजल्ट पेज बोलते हैं। अगेन ये SEO में टर्म आप काफ़ी बार सुनोगे, और जब भी आप सुनो SERP या सर्प बोल रहा है कोई भी SEO वाला रिसोर्स, तो उसका मतलब वो गूगल के सर्च रिजल्ट पेज को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट टर्म इज स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मतलब लोग जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सब आप स्टिकीनेस के थ्रू जानते हो। स्टिकीनेस के अंदर 3 और मेट्रिक होते हैं, जो होता है डाओ, वाओ एंड माओ। मतलब डेली एक्टिव यूजर्स, वीकली एक्टिव यूजर्स एंड मंथली एक्टिव यूजर्स। मतलब आपके वेबसाइट पे या आपके ऐप पे डेली, वीकली, मंथली कितने यूजर्स आते हैं, क्या एक्शन लेते हैं वो वेबसाइट पे, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब आप स्टिकीनेस के अंदर आप बकेट करते हो और उसको रिपोर्ट करते हो। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक का सिंपली मतलब ये होता है कि कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे या ऐप पे आए, उसको ट्रैफिक बोलते हैं। अब यूजर्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ न्यू यूजर्स हों और कुछ रिटर्निंग यूजर्स हों। बट जब आप ट्रैफिक रिपोर्ट करते हैं तो आप ये दोनों को कंबाइन करके ही रिपोर्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है यूनिक विजिटर्स। यूनिक विजिटर्स से मतलब है कि कितने यूनिक लोग आपके वेबसाइट पे आए, मतलब कितने नए लोग आपके वेबसाइट पर आए। तो जब भी आप विजिटर्स रिपोर्ट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिक विजिटर्स का मतलब है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे पहली बार आए या कितने नए लोग आपके वेबसाइट पे लैंड किए। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वीडियो प्लेस। दोनों में यूज होता है ये, यूट्यूब भी आपको देखने को मिलेगा और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में भी ये आपको देखने को मिलेगा मेट्रिक। वीडियो प्लेस यूजुअली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 25%, 50%, 75% एंड 100%। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 30 सेकेंड्स का एक वीडियो चलाया, ऐड चलाया इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जब आप उसका रिपोर्ट देखोगे कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, तो रिपोर्ट आपको इस बेसिस पे मिल सकता है कि 30 सेकेंड के वीडियो को 25% कितने लोगों ने देखा, 50% कितने लोगों ने देखा, 75% कितने लोगों ने देखा और एंड तक 100% ऑफ द वीडियो ड्यूरेशन कितने लोगों ने देखा।
तो वीडियो प्लेस आप जब भी देखो या जब भी रिपोर्ट करो अपने क्लाइंट को, तो आप इंश्योर करिएगा कि आप उसको पूरा एक सिनेरियो दिखा रहे हैं, पूरा पिक्चर दिखा रहे हैं कि 25%, 50%, 75% और 100% व्यूज़ उसके वीडियो को कितने मिले हैं। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा देर तक लोग देखेंगे उतना ही अच्छा वो वीडियो परफॉर्म किया है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके वीडियो में हुक था कि नहीं, स्टोरी टेलिंग थी कि नहीं, उसने अपना काम सही से किया कि नहीं। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन बेसिकली एक तरह का UI UX फंक्शन होता है कि आपके वेबसाइट का जो लुक एंड फील है, जो फ्लो है, जो कम्युनिकेशन है, वो ठीक से निकल के आ रहा है कि नहीं। तो जब भी आप अपने वेबसाइट को बनाते हो पहली बार, तो उसमें डिसाइड करते हो कि ऊपर फर्स्ट सेक्शन क्या जाएगा, सेकंड सेक्शन क्या जाएगा, थर्ड सेक्शन ब्लॉग्स होगा, फिर वीडियोस होंगे। ये सब जो आप डिफ़ाइन करते हो, ये वेब डिज़ाइन के थ्रू आप डिफ़ाइन करते हो, और बहुत क्रिटिकल एक्सरसाइज होती है बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस में काम आती है, एंड यूज़र एक्सपीरियंस इज़ क्लोजली लिंक्ड टू SEO। इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोजली लिंक्ड टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो वेबसाइट डिज़ाइन पे बहुत ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एक प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा है टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ SEO एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। नेक्स्ट टर्म इज वेब एनालिटिक्स। अब वेब एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी यूज़र आपके वेबसाइट पे एक्शन ले रहा है, उसको कहीं ना कहीं ट्रैक होना ज़रूरी है, और उस ट्रैकिंग के साथ कुछ ना कुछ एनालिसिस होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग आपके होम पेज पर आए और उन 100 में से लेट्स से 70 लोग आपके कैटेगरी पेज पर गए। मैं एक ई-कॉमर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। उन 70 में से लेट्स से 50 लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे गए। उन 50 में से 30 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया, और इन 30 लोगों में से लेट्स से 15 लोगों ने आपका बिलिंग पेज तक गए। 15 में से 7 लोगों ने अपना ये पेमेंट पेज तक गए। बिलिंग पेज में यूजुअली एड्रेस भी आ जाता है, और फिर उन 7 में से 2 लोग एक्चुअली कन्वर्ट हुए। अब ये जो पूरा जर्नी है, इसमें से कुछ ना कुछ तो एनालिसिस निकलेगा कि क्यों इतने लोग ड्रॉप ऑफ हुए, कौन सा जो वो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उसको कैसे हम और स्केल अप करें, कौन से वो प्रोडक्ट पेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उसको कैसे स्केल अप करें। अगर किसी एक प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा ड्रॉप ऑफ्स हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। इज़ इट बिकॉज क्योंकि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर उसकी वैरायटी कम है, या फिर उसके साइज़ कम है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। ये सब जो एनालिसिस होती है, ये एक वेब एनालिटिक वाला रिसोर्स करता है, जिसमें आप अपने वेबसाइट का तो ट्रैफिक और उसका एनालिसिस देखते ही हो, बट थोड़ा सा बिजनेस का भी एनालिटिक्स देखते हो कि अगर कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रही है, तो उसके पीछे के बिजनेस रीजंस क्या हो सकते हैं। तो ये हम देखते हैं वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। वेब एनालिटिक्स यूजुअली गूगल एनालिटिक्स के अंदर ही होता है, या ओमनीचर एक प्लेटफॉर्म है जो एडोबी एनालिटिक्स का है, उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा आज का आखिरी टर्म है, वो है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। मैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर रेफरल मार्केटिंग की भी बात करूंगा, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की मार्केटिंग कर तो सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आप कुछ ना कुछ रेफरल प्रोग्राम अगर और चलाते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने ऐप पे, तो वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी पिकअप कर जाता है, उसको एक तरह का बूस्ट मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कुछ ना कुछ रेफरल बेनिफिट भी उसके साथ अटैच करके बात करें अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जिसकी वजह से उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। जो आपका सर्विस यूज़ करने वाला है यूज़र, जो नया यूज़र है जो रेफरल के थ्रू आया है, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और ऑब्वियसली आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें या कोई प्रोडक्ट सेल करें अपने वेबसाइट पर,
तो जब वो यूज़र आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ कर ले तो उसके बाद उससे फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। फीडबैक किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, अपना कॉल सेंटर है तो कॉल सेंटर को बोल सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे फीडबैक ले सकते हैं। गूगल का जो गूगल मैप बिजनेस का अकाउंट होता है वहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, गूगल फॉर्म पे फीडबैक ले सकते हैं। बट अगर आप फीडबैक लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोगों को आपके बारे में क्या पसंद नहीं आ रहा है या फिर क्या पसंद आ रहा है। और जिन लोगों को पसंद आ रही है आपकी सर्विस, उनको आप रेफरल प्रोग्राम्स ज़रूर पिच करिए। उनको बताइए कि आपके पास क्या क्या रेफरल प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से वो भी कुछ बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जिसको वो रेफ़र करेंगे वो भी कुछ बेनिफिट अवेल करेगा और आप एज अ बिज़नेस तो डेफिनेटली करेंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिकली तो होगा अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस दमदार है, बट अगर उसके साथ आप रेफरल अटैच कर देते हैं तो उसके ज़्यादा ट्रैवल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे आज के डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूज़फुल लगे होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, इस वीडियो को सेव करिए ताकि आपको जब भी लेटर ऑन रेफ़र करना हो इनमें से किसी भी एक टर्म का मतलब, तो आप आराम से रेफ़र कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।